नमस्कार साथियों, डीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए इस समय लेकर चल रही हूँ कहानी विधा। कहानी विधा, जैसा कि हमने कहानी में बहुत ज़्यादा कहानियाँ पढ़ ली थी। जैसे कहानी से हमने देखा था कि कहानी का विभाजन, काल विभाजन, नामकरण, ये सब देखते हुए जैसे कि फिर विभाजन किया हमने कि कहानी का विभाजन कैसे हुआ। तो प्रेमचंद पूर्व युगीन और प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंदोत्तर, ये सब पढ़ने के बाद में आज की इस क्लास में हम देखेंगे जो कहानी आंदोलन हुए थे। कहानी आंदोलन ऐसा नहीं था कि जैसे कि 1857 की क्रांति या कोई विश्व युद्ध, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। सिवाय ये था कि शब्दों के आधार पर या कहानी की जो मांग थी उसके आधार पर कि इस ये जो समय है, इतने से इतने समय के अंतराल को क्या कहा जाए, या किन विशेष प्रवृत्तियों के आधार पर किसी कालखंड को कुछ कहा जा सकता है, विशेष समय को। ये था, कोई आंदोलन ऐसा नहीं चला था कि हाँ कोई युद्ध हुआ था, ऐसा नहीं था। शब्दों के रूप में यहाँ पे आंदोलन हुए थे। तो जैसा कि यहाँ से हम देखना शुरू करेंगे, ये जो समय हम लोगों का होगा शुरू, कहानी आंदोलन। यहाँ पे जो विविध कहानी आंदोलन हम देखेंगे, लेकिन ये जो एक समय है ये अब 1960 के पास आ चुका है। अभी तक जो हमने कहानियाँ देखी थी वो 1960 से पहले का दशक था, ठीक है। जैसा कि प्रेमचंद पूर्व में हमने देखा था भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। वास्तविकता में हिंदी कहानी की जो शुरुआत मानी गई थी वो द्विवेदी युग से मानी गई थी। इसके बाद में प्रेमचंद युग में हमने देखा था कि उस समय की जो कहानियों के जो तत्व थे वो क्या थे, जैसा कि आदर्शवाद, यथार्थवाद। और आदर्शवाद से यथार्थवाद की जब वो चले तो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनकी कहानियों में दृष्टिगत हुआ है, प्रेमचंद जी की कहानियों में और उनके समकालीन जो कहानीकार थे उनकी कहानियों में। इसके बाद में प्रेमचंदोत्तर युग में आई, यानी कि स्वातंत्र्योत्तर। यदि इस समय को हम देखेंगे काव्य की दृष्टि से, जैसे हम हिंदी में काव्य पढ़ के आए हैं आधुनिक काल में ही, तो उसमें हमने देखा था छायावादोत्तर। तो छायावादोत्तर में जो तत्व वहाँ थे कहानी में, काव्य में, वही आगे चल के हमने उपन्यास में पढ़े थे, और वहीं कहीं ना कहीं समानांतर तत्वों को हमने कहानी में पढ़ा। अब जैसा कि आपने देखा था काव्य में आपने देखा था कि कविता, साठोत्तरी कविता, नई कविता, तो यहाँ पे कविता ना होकर यहाँ पे कहानी हुई है। लेकिन जो विशेषताएं, जो प्रवृत्तियाँ काव्य की थीं, अगर कहा जाए तो अलंकारिक प्रयोग या क्या कहते हैं बिंबात्मकता से इसको थोड़ा सा अगर छोड़ दिया जाए, काव्य के तत्वों को यहाँ पे हटाकर अगर यहाँ पे कहानी की विशेषताएं रख दी जाएं तो वो कहानी का समय हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कहानी आंदोलन, और इसके बाद हम सीधे सीधे अपने जो आपका जो भी अब कहानीकार बचे हैं वो सब हम क्रम से देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं नई कहानी आंदोलन। नई कहानी आंदोलन की यदि बात करें तो नई कहानी आंदोलन, इसका जो समय शुरू हुआ था 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में इसके जो प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं वो 3 लोग आते हैं, यानी कि त्रयी। कभी कभी नई कहानी त्रयी के रूप में प्रश्न बना लेगा कि निम्नलिखित में से नई कहानी त्रयी में सम्मिलित कहानीकार नहीं है। वहाँ पे आपके यहाँ पे जो 3 कवि हैं वो हैं, क्षमा कीजिए, कवि नहीं कहानीकार हैं, कमलेश्वर, मोहन राकेश व राजेंद्र यादव। कमलेश्वर, मोहन राकेश व राजेंद्र यादव जी यहाँ पर नई कहानी आंदोलन जो चला था उसके प्रवर्तक के रूप में सामने आते हैं। बात कर लें तो नई कहानी शब्द का प्रथम या कहें सर्वप्रथम या पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो दुष्यंत कुमार। अब कमेंट कीजिएगा दुष्यंत कुमार किस रूप में प्रसिद्ध हैं हमारे सामने, ठीक है, ने किया था। तथा कुछ लोग इसका श्रेय किसको देते हैं, तो डॉक्टर नामवर सिंह को। लेकिन वास्तविकता यही है, अगर प्रश्न बनेगा कि नई कहानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था या सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो दुष्यंत कुमार जी सही रहेंगे विकल्प में। 1956 में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में भैरव प्रसाद गुप्त जी ने एक संपादन किया था, नई कहानी नाम से एक विशेषांक निकाला था जिसमें 18 लेखकों की कहानियां शामिल थीं, और माना जाता है कि 1956 में
जब इन्होंने ये नई कहानी विशेषांक जो निकाला था भैरव प्रसाद गुप्त जी ने, इससे भी कुछ लोग नई कहानी की शुरुआत मानते हैं। बात कर लेते हैं मधुरेश। तो मधुरेश ने नई कहानी का समय 1954 से 1963 ईस्वी माना है। ये महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न यहाँ से नहीं बना, यहाँ से भी नहीं बना, यहाँ से भी नहीं बना, तो प्रश्न यहाँ से बनेगा, अगर ये इस टॉपिक से प्रश्न बनना है तो। मधुरेश ने कितना समय माना है? तो 1954 से 1963 ईस्वी। जबकि रामचंद्र तिवारी, हिंदी गद्य का विकास, रामचंद्र तिवारी जी की बहुत अच्छी पुस्तक है, उन्होंने इतिहास ग्रंथ है, तो उन्होंने 1954 से 1960 ईस्वी नई कहानी का समय माना है। बात कर ले, आप नोट कर लीजिएगा, राजा शिव प्रसाद सिंह की जो कहानी है दादी माँ, उसके आधार पर उससे नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है। वो थी कहानी की बात। यदि बात करें कहानी संग्रह की, तो निर्मल वर्मा जी का जो कहानी संग्रह है परिंदे, उससे नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है। परिंदे कहानी से नहीं, परिंदे कहानी संग्रह से। ठीक है, चलिए। और अगर विकल्प में दादी माँ नहीं है शिव प्रसाद सिंह का और प्रश्न बन गया है कि निम्नलिखित में से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है और वहाँ पे दादी माँ विकल्प में नहीं है, परिंदे विकल्प में है, तब आपको परिंदे ही सही करना होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे ए कहानी आंदोलन की। आ कहानी आंदोलन 1960 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसके प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल थे। कौन थे? गंगा प्रसाद विमल। साठोत्तरी कहानी, यानी कि देखिए 60 में हुआ, जैसे हमने साठोत्तरी कविता पढ़ी थी, तो यहाँ पे 1960 में हुआ। 60 का मतलब था इसको कि साठोत्तरी कहानी को, यहाँ पे साठोत्तरी था लेकिन इसको गंगा प्रसाद विमल जी ने आ कहानी क्यों कहा, देखते हैं। साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल ने समकालीन कहानी कहा, फिर उसे आ कहानी कहा। पहले समकालीन कहा, यानी कि 1960 के दशक के पास की जो कहानियाँ थीं उसको समकालीन कहानी कहा, और फिर इसका नाम परिवर्तन करके आ कहानी उन्होंने तत्काल में ही कर दिया था। एक और शुरुआत ये कहानी है निर्मल वर्मा जी की के आधार पर डॉक्टर रामवर सिंह ने आ कहानी आंदोलन का प्रवर्तक निर्मल वर्मा को माना है। यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि डॉक्टर रामवर सिंह ने किस रचना के आधार पर आ कहानी आंदोलन का प्रवर्तक निर्मल वर्मा जी को माना है। तो एक और शुरुआत। दूसरी बात, डॉक्टर रामवर सिंह ने आ कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना है? क्योंकि आप पढ़े हुए हैं गंगा प्रसाद विमल, और विकल्प रहेगा गंगा प्रसाद विमल जी भी रहेंगे और निर्मल वर्मा भी रहेंगे। आप सोचेंगे बड़ा सरल प्रश्न बनाया है एक्सपर्ट ने, समझ ही नहीं आया एकदम से। आ कहानी यानी कि गंगा प्रसाद विमल। ठीक है, तो थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान देना है आपको। बात कर ले एक कथन की कि ए कहानी कथा के स्वीकृत आधारों का विशेष तथा किसी भी तरह के मूल्य स्थापन का अस्वीकार है। ये आ कहानी के विषय में कहा गया है कि जो ए कहानी है, ए कहानी कथा के स्वीकृत आधारों का जो विशेष है वो ऐसा कोई खास नहीं है, तथा किसी भी तरह के मूल्य स्थापन का अस्वीकार है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के मूल्यों की स्थापना नहीं की गई है। यहाँ पे जो कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं उनका मानना है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के मूल्यों की स्थापना करना ए कहानी का उद्देश्य नहीं है। ये कथन कहा है गंगा प्रसाद विमल जी ने। बात कर ले यहाँ पे कहानियों की जो विशेषताएं थी थोड़ी सी, अगर आप देखेंगे आपकी नई कहानी आंदोलन में, तो इससे पहले क्या था कि कहानियों में अस्तित्ववाद की खोज थी, लेकिन जो विशेष प्रवृत्तियां आप काव्य में देखेंगे वही यहाँ कहानी में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे संतराश भरा जीवन था। नगरीय महानगरीय जो आपकी संस्कृति है, जो बोध है, उसके प्रति जो कहानीकार है वो बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गया था। हाँ, कुछ कहानियाँ आंचलिक लिखी जा रही थी, आंचलिक कहानियों में आंचलिकता भी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मध्य वर्गीय परिवार और उच्च वर्गीय परिवार यानी कि महानगरीय परिवार दोनों की टकराहट बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, क्योंकि देश जो है आज़ाद हो गया है, उसके बाद में उनके तत्वों किस तरह की जो विडंबनाएं हैं उनको झेलते हुए कहानी आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो नगरीय बोध है, यथार्थ बोध है, संतराश भरा जीवन है, और देखा जाए तो एकीकरण एकल की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इधर महानगरीय जो विडंबनाएं हैं
उनको कहानीकारों ने बहुत अच्छे रूप में यहाँ पे चित्रित किया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले कहानी आंदोलन पे चर्चा करते हैं। चलिए, देखिए यहाँ पे कहानियों को हम जो कहानी संग्रह है उनको सीधे पढ़ के निकल जाएंगे। जहाँ हमें बताना होगा इसका कथा क्षेत्र विस्तृत है या यहाँ वहाँ पे हमें बताना होगा, हम उसको बता देंगे। ठीक है, पात्रों का जैसे हम जिक्र करते हैं, आप उसी के आधार पर पात्रों को भी नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं सचेतन कहानी। सचेतन कहानी की बात करें तो सचेतन कहानी का समय 1964 है और प्रवर्तक की यदि बात करें तो आपके प्रवर्तक हैं महीप सिंह। ठीक है, और ये किस पत्रिका के आधार पे है तो आधार पत्रिका से इसकी शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की। ठीक है, इसी के बाद में है यह है कहानी आंदोलन संघर्ष और यह कहानी आंदोलन संघर्ष और जागरूकता का समर्थन करती है। संघर्ष और जागरूकता का समर्थन करता है। ठीक है, सचेतन एक दृष्टि है, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। सचेतन एक दृष्टि है, वह दृष्टि जिसमें जीवन, वह दृष्टि जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। और बात करें तो ये महीप सिंह ने कहा है कथन। थोड़ा सा अच्छा कोटेशन है क्योंकि यहाँ से जो है आपके प्रश्न बन जाते हैं। बात कर लेते हैं आगे सहज कहानी। सहज कहानी की बात करें तो 1968 में शुरू हुई थी। ये प्रवर्तक हैं अमृत राय। अमृत राय, कमेंट कीजिएगा अमृत राय का प्रेमचंद जी से क्या संबंध है। पत्रिका की बात कर लें तो ये आंदोलन किस पत्रिका के माध्यम से शुरू हुआ था तो नई कहानियां पत्रिका से ये शुरू हुआ था। सहज विषयों तथा इसमें हर चीज पे सहजता पे बल दिया गया था। सहज विषयों तथा सहज भाषा में कहानी लिखना ही सहज कहानी की मांग है। सहज कहानी की मांग है, यानी कि जो आपके पाठक हैं उनको एक तरह से इस जल्दी ही समझ में आ जाए। समानांतर कहानी की बात करें तो 1972 में कौन है प्रवर्तक तो कमलेश्वर। ठीक है, और पत्रिका की बात करें तो सारिका पत्रिका के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई थी। सारिका पत्रिका के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई थी। समानांतर कहानी संस्थाओं और व्यवस्थाओं के वर्ग चित्र को वर्ग
चरित्र को वर्ग चरित्र की पहचान करती है, पहचान करती है तथा उन्हें बेनकाब करती है। बात कर लेते हैं कमलेश्वर ने धर्मयुग पत्रिका के संपादक का नाम आप कमेंट कीजिए, जो प्रधान संपादक मतलब मुख्य संपादक के रूप में या चर्चित रहे हैं। में ए कहानी के विरोध में धर्मयुग पत्रिका में ए कहानी के विरोध में अय्यास प्रेतो का विद्रोह शीर्षक से एक लेख लिखा था। किसने लिखा था? तो कमलेश्वर जी ने। आम आदमी सिर्फ एक कथन है, आम आदमी सिर्फ आदमी है, आम आदमी सिर्फ आदमी है। वह किसान, मजदूर, क्लर्क सर्वहारा वर्गों में बटा हुआ न होकर एक संश्लिष्ट व्यक्ति है। और ये जो कथन है, ये कथन कहा है डॉक्टर विनय ने। ठीक है, चलिए बात कर रहे थे कहानी आंदोलनों में, और इस समय जो बात कर रहे हैं सचेतन कहानी की जो शुरुआत है वो 1964 से मानी गई है। और सचेतन कहानी के जो प्रवर्तक हैं वो महीप सिंह हैं, पत्रिका आधार पत्रिका के माध्यम से। ठीक है, और सचेतन जो कहानी है संग्रह, जो सचेतन कहानी आंदोलन है जो महीप सिंह द्वारा चलाया गया था, तो यह कहानी आंदोलन संघर्ष और जागरूकता का समर्थन करता है। ये जो कहानी आंदोलन था आपका सचेतन कहानी, यानी कि सचेतन, यानी कि आपका जो चेतन मन है वो क्या कहना चाहता है। यहाँ पे दिखाया गया था कि आप जो कहानी लिख रहे हैं कि क्या वो समाज को कोई प्रेरणा दे रही है। हालांकि कहानियाँ प्रेरणा ही देती हैं, लेकिन कितना सार्थक देती हैं ये बहुत ज़रूरी था। तो इन्होंने कहा है इनकी इस कहानी आंदोलन के विषय में है कि यह कहानी आंदोलन संघर्ष और जागरूकता। यहाँ पे जो पात्र थे, पात्रों के माध्यम से कहानी में पात्रों के माध्यम से संघर्ष दिखाया गया है कि किस प्रकार से संघर्ष एक नायक करता है। और जागरूकता, क्या आप जागरूक हैं? जैसे कि आप देखेंगे जो हमारी योजनाएं आती हैं या और भी अनेक क्षेत्र होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि जो पूंजी वर्ग होता है, सर्वहारा वर्ग होता है, वो कैसे जो पूंजी वर्ग है या साहूकार लोग जो हैं वो कैसे जो आपके मजदूर होते हैं इनका शोषण करते हैं। तो इन सब के लिए जागृत इस समय जो है किया जा रहा था।
ठीक है, बात करें आगे तो सचेतन एक दृष्टि है। महीप सिंह का कहना है कि सचेतन जो है वो एक दृष्टि है, यानी कि आपको एक दृष्टि दिखा रही है, कोई विवाद नहीं है यहाँ पे। सचेतन एक दृष्टि है और दृष्टि भी वह दृष्टि जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। यह वो दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। यानी कि इस समय इस कहानी आंदोलन से संबंधित या इस कहानी आंदोलन के आसपास जो कहानियाँ लिखी गई थी 1964 के बाद की, उसमें दिखाया गया है कि जो नायक है वो किस प्रकार अपने जीवन को जी रहा है और किस प्रकार उस जीवन को जिया जाएगा या जाना जाएगा। ये जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो हमें लगता है, देखिए कहानी या कोई भी कविता के अनेक अर्थ हो सकते हैं। आप कोई और अर्थ निकाल रहे हैं, हम कोई दूसरा अर्थ निकाल रहे हैं। कवि ने जो लिखी है वो किस उद्देश्य से लिखी है, किस अर्थ को आधार बना के लिखी है, वो अलग बात है। ठीक है, तो कविता में जो क्षेत्र है वो अलग हो जाता है अर्थ का। ठीक है, तो यानी कि कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, जिसके मन में कविता पढ़ते हुए जिस प्रकार के विचार आएंगे वो उसी प्रकार से उन्हीं शब्दों के रूप में अपनी उस कविता को पढ़ने का प्रयास करेगा जिसको वो पढ़ रहा है। अब यहाँ पे बात करें कहानी में, कहानी का उद्देश्य रहता है कि लेखक जो कहना चाहता है वो सीधे सीधे पाठक से संवाद करे। पाठक से संवाद ऐसा करे कि पाठक जब उस कहानी को पढ़े तो उसे लगे कि ये कोई किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी नहीं, ये मेरे अपने व्यक्तित्व की कहानी है। जैसे हम बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते हैं, अभी आप देखेंगे कि मतलब कफन कहानी देख लीजिए या बाकी की और बहुत कहानियाँ अभी की बात करें हम आपकी, तो एक गोविंद मिश्र जी की बहुत अच्छी कहानी आई है, एक बल्लेबाज है, सिरीहीन कहानी है, और लव जिहाद, तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं। तो इसमें आप देखेंगे या कोई भी आप छोटी कहानी उठा के देख लीजिए। अभी एक बार मैं कहानी पढ़ रही थी, मुझे राइटर ध्यान नहीं आ रहा है क्योंकि एक पत्रिका में पढ़ी थी, काफ़ी समय हो गया है, लेखक मुझे याद नहीं रहा। तो वो जो थी वो कहानी वर्तमान किन्नर समाज पे थी। उसमें दिखाया गया था, जैसे कि आपने अगर महाभोज मन्नू भंडारी जी का आपने पढ़ा है, जो राजनीतिक उपन्यास है, तो आप एकदम से उसमें पहुंचेंगे। एक मतलब स्त्री का शरीर है जो मतलब एक मर्डर करके डाल दिया जाता है। अब उसके इर्द गिर्द ही पूरी कहानी घूमती है। लास्ट में जाके पता चलता है कि ये थर्ड जेंडर था, जो ये शव था ये थर्ड जेंडर का था, और इसके बाद भी उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है क्योंकि जो हमारी सरकार है उसका कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, कभी अगली क्लासों में मुझे याद आएगी तो मैं पक्का साझा करूँगी उसको। तो यहाँ पे है, महीप सिंह का कहना है कि जो सचेतन है वो एक दृष्टि है। सचेतन कोई आंदोलन नहीं है, वो एक दृष्टि है। वो पाठक को बता रही है कि जीवन क्या होता है और जीवन कैसे जिया जाता है। ठीक है, बात कर ले आगे सहज कहानी की। तो सहज कहानी की जो शुरुआत है वो 1968 में किसने की है? अमृत राय जी ने। किस पत्रिका से? नई कहानियां पत्रिका से। अमृत राय का प्रेमचंद जी से क्या संबंध है? कमेंट कीजिएगा। बात करें तो सहज कवियों तथा सहज भाषा में कहानी लिखना ही सहज कहानी की मांग है। अमृत राय जी कह रहे हैं कि भैया देखो, घुमा फिरा के बात ना करो, यहाँ जो भी कहना है साफ साफ कहो, सरल भाषा में कहो, सरल शब्दों में कहो, सहज रूप में कहो, ताकि पाठक भी उसको सहज रूप में पढ़ सके। बहुत ज़्यादा घुमाओ फिराओ नहीं कि क्या कहते हैं, जैसे उपन्यास में रहता है कि एक छोर यहाँ पे समाप्त हुआ, दूसरा शुरू हो गया, फिर पता चला कि पहले छोर की कहानी आगे जाके 20वें जो एक तरीके से पॉइंट चल रहा है उसमें जाके मिल रही है। तो ऐसा ना हो, बस सीधे सीधे सरल भाषा में बात होनी चाहिए। ठीक है, सहज रूप में। ठीक है, तो सहज विषय हो जिसको पाठक समझ सके, सहज भाषा हो और सहज रूप में कहानी लिखना चाहिए। समानांतर कहानी की बात करें तो 1972 में इसकी शुरुआत जो हुई थी कमलेश्वर जी ने की थी। किस पत्रिका से? तो सारिका पत्रिका के माध्यम से। यहाँ से प्रश्न ये बनेगा, समानांतर कहानी संस्थाओं और व्यवस्थाओं के वर्ग चरित्र की
पहचान करती है तथा उन्हें बेनकाब करती है। ये समानांतर कहानी की अपनी विशेषता है। कमलेश्वर जी का मानना है कि सहज कहानी किसे कहते हैं, तो वो समानांतर कहानी का मतलब है कि हमारे समान हम हर तत्व को अपने एक इक्वल रखें, समान रखें, चाहे वो कोई उच्च वर्ग है, चाहे वो निम्न वर्ग है, चाहे वो मध्य वर्ग है, चाहे वो भाषाई आधार पर है, चाहे वो शिल्पगत आधार पर है या किसी भी कथा क्षेत्र के आधार पर है, हमें उनको समानांतर ही रखना होगा। अगर हम समानांतर नहीं रखेंगे, कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होगी, किसी भी तत्व की अधिकता होगी, तो वो उन्हें बेनकाब करती है। समानांतर कहानी संस्थाओं और व्यवस्थाओं के वर्ग चरित्र की पहचान करती है। यानी कि जो संस्थाएं हैं या जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं, जो पब्लिश हो रही हैं, यहाँ पे बहुत चीज़ें छिपी हुई होती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे कमलेश्वर जी का सीधा सीधा कहना था कि समानांतर कहानी संस्थाओं और व्यवस्थाओं के वर्ग चरित्र की पहचान करती है और उन्हें बेनकाब करती है। अगर आप थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव करते हैं, यानी कि कमलेश्वर जी का कहना है कि आप समानांतर ही चीज़ों को लेके चलें। कमलेश्वर ने धर्मयुग पत्रिका में आ कहानी के विरोध में, जो अकहानी आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, उसके विरोध में, गंगा प्रसाद विमल जी का के विरोध में अय्यास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख लिखा था। ठीक है, बात कर लें कि आम आदमी सिर्फ आदमी है, वह किसान, मजदूर, क्लर्क, सर्वहारा वर्गों में बटा हुआ न होकर एक संश्लिष्ट व्यक्ति है। ये कहा है कमलेश्वर जी ने कि आप उसको क्यों वर्गों में विभाजित करते हैं, आप समान रखिए ना, इक्वल रखिए सबको। ठीक है, यहाँ पे समानता की बात कमलेश्वर जी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कहानी के तत्वों की प्रधानता की बात यदि करें, विशेषताओं की बात करें, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव है, बाकी सबकी विशेषताएं सेम ही हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बात करते हैं सक्रिय कहानी और जनवादी कहानी आंदोलन की। चलिए, सक्रिय कहानी। सक्रिय कहानी की बात करें तो 1979 राकेश वत्स और किस पत्रिका के माध्यम से था, तो मंच पत्रिका के माध्यम से इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। सक्रिय कहानी की अवधारणा में जनवादी कहानी और समानांतर कहानी की अवधारणाओं को शामिल किया गया है। बात कर लें जनवादी कहानी। जनवादी कहानी की यदि बात करें तो 1982 जनवादी लेखक संघ द्वारा और ये जो जनवादी संघ था ये आपका दिल्ली, और दिल्ली में भी यदि बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित था। यह आंदोलन स्वयं को प्रेमचंद की कहानी परंपरा के विकास के रूप में देखता है। प्रेमचंद की कहानी परंपरा के
विकास के रूप में देखता है। ये थे आपके कहानी आंदोलन। आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बात कर रहे हैं सक्रिय कहानी। सक्रिय कहानी 1979 में राकेश वत्स जी ने इसका वो किया था, प्रवर्तन किया। और किस पत्रिका के माध्यम से? तो मंच पत्रिका के माध्यम से। सक्रिय कहानी की अवधारणा में जनवादी कहानी और समानांतर कहानी अवधारणाओं को शामिल किया गया है। समानांतर कहानी में आपने देखा था कि वहाँ पे समान जो तत्व थे उन पर मतलब बहुत ज़्यादा बल दिया गया था। और जनवादी कहानी का मतलब है कि यहाँ पर पहले जनवादी को पढ़ लेते हैं। जनवादी कहानी 1982 में इसके प्रवर्तक के रूप में यदि देखें तो जनवादी लेखक संघ है जो दिल्ली का था, उसके द्वारा इसका प्रवर्तन किया गया है। और यह आंदोलन स्वयं को प्रेमचंद की कहानी परंपरा के विकास के रूप में देखता है। जैसा कि आप बात करेंगे हड़ताल भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी है या बाकी हैं, तो इनका कहना है, तो यहाँ पर भी एक तरीके से कहा जाए तो ये समान रूप से लेके चल रहे हैं। जनवादी लेखक संघ ये दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित है और यहाँ पे जो लेखक थे या वहाँ के कुछ जो स्कॉलर थे उनके माध्यम से ये चलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें सक्रिय कहानी आंदोलन की तो 1979 में राकेश वत्स ने इसका प्रवर्तन किया मंच पत्रिका से। इसमें बताया गया है कि सक्रिय कहानी की अवधारणा में जनवादी कहानी यानी कि जनता की जो कहानी होती है वो और समानांतर कहानी की अवधारणाओं को शामिल किया गया है, यानी कि जो समान रूप से एक साथ चले उन अवधारणाओं को यहाँ पे शामिल किया गया है। तो ये था आपके कहानी आंदोलन। यहाँ पे कहानी आंदोलन आपके पूरे हो जाते हैं। विशेषताएं बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि समय के अनुसार जैसे जैसे कहानियाँ बढ़ी हैं आप देखेंगे कि जिस टाइम पीरियड की है उसमें उस तरह की विशेषताएं आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको बैच से या बाकी किसी भी अन्य जानकारी के लिए संपर्क करना है तो आप करेंगे 9568802463 पे आप कॉल करेंगे। टेस्ट पेपर या किसी भी अन्य जानकारी के लिए, बैच से संबंधित या किसी भी जानकारी के लिए आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जो कहानीकार हैं, अब कहानियों का क्रम ही चलेगा जैसा कि हमने उपन्यासों में देखा था, कई बार बता चुके हैं। इसी तरह मिलेंगे अब अगले कहानीकारों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।